नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, हमारी ऑनलाइन क्लास से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल चामुंडा स्टडी स्टूडियो को और साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपके पास हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास को। हमने अब तक पढ़ लिया था परिवार और मित्र। जो हमारा पाठ्यक्रम है उसके अनुसार कि परिवार क्या होता है, परिवार के कितने प्रकार होते हैं, परिवार के बारे में किन मनोवैज्ञानिकों ने क्या क्या कहा है, हमारे भारत में किस प्रकार के परिवार पाए जाते हैं, इनका हमने विस्तृत गहराई से अध्ययन किया है। चलिए हम आगे देखते हैं इसी टॉपिक में कि मित्रों के बारे में अध्ययन करते हैं कि मित्र किन्हें कहते हैं। तो चलिए मित्रों, देखते हैं। किसी बालक का उसके विभिन्न कार्यों में सहयोग करने वाला तथा खेल कूद में साथ देने वाला उसका मित्र कहलाता है। यानी कि वह व्यक्ति जो एक व्यक्ति के कार्यों में सहयोग करे तथा खेल कूद में साथ दे तथा विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में उसका सहयोग करे, वही मित्र होता है। तो वहीं जिन बच्चों के साथ बच्चे के संबंध मधुर होते हैं, यानी कि जिन बच्चों के संबंध मधुर होते हैं एवं जिनके साथ वह रहना, कोई कार्य करना, खेलना एवं अन्य गतिविधि करना पसंद करता है। तो यानी कि जितने भी प्रकार के कार्य हों, खेल हों, चाहे जो भी गतिविधि हो, जिनके साथ जो बच्चे करना पसंद करते हैं वही मित्र कहलाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि उन्हें हम उनका मित्र कह सकते हैं, यानी कि वही उनके मित्र होते हैं। बच्चे के व्यक्तित्व पर उसके मित्रों का भी प्रभाव पड़ता है। तो हम कह सकते हैं कि बच्चे के व्यक्तित्व पर भी उनके मित्रों का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जैसा मित्र होगा, जैसी संगति होगी, वैसा ही उसका प्रभाव पड़ेगा। यानी कि एक बच्चे का मित्र अगर अच्छा होगा तो बच्चे पर उसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा, और अगर मित्र का व्यक्तित्व अच्छा नहीं होगा तो दूसरे बच्चे का व्यक्तित्व भी खराब होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। मित्रता एक अनोखा रिश्ता है जो जाति, धर्म, संप्रदाय, अमीर गरीब, ऊंच नीच आदि संकीर्ण मानसिकताओं से अछूता है तथा मित्रता का एक अनमोल धन है जो हृदय को जोड़ती। तो वहीं मित्र एक दूसरे के लिए कुछ भी करने को तत्पर रहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि मित्रता में कोई भी जाति, धर्म, संप्रदाय, अमीरी गरीबी या ऊंच नीच आदि बातों से दूर रखा जाता है, क्योंकि मित्र एक ऐसा शब्द है जिसमें किसी भी जाति का व्यक्ति हो, चाहे किसी भी समाज का हो, चाहे वह गरीब हो, चाहे वह अमीर हो, मित्रता में इन सब चीज़ों का कोई मोल नहीं है, अर्थात वह अमोल है। यानी कि मित्रता जो होती है वह एक अनमोल धन है जो व्यक्ति को एक दूसरे के हृदय से जोड़ती है तथा उनके लिए कुछ भी करने के लिए हमेशा तत्पर रहती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि सच्चा मित्र वही होता है जो सुख दुख में समान भाव से मित्रता रखे। सच्चे मित्र में किसी भी कारण से, चाहे वह सामाजिक, चाहे वह आर्थिक, चाहे वह सांस्कृतिक क्यों ना हो, तो हम कह सकते हैं कि मित्रता वही होती है जिसमें एक मित्र दूसरे मित्र का हमेशा सुख दुख में, चाहे वह सुख की बात हो चाहे वह दुख की बात हो, हर समय उसका साथ दे, वही मित्र होता है। अर्थात यहाँ पर मित्र की एक बहुत अच्छी परिभाषा दी गई है, यानी कि मित्र को सर्वोपरि रखा गया है। चलिए हम आगे देखते हैं कि तो वही मित्रता की कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती, यानी मित्रता की कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती, यानी कि मित्रता की कीमत जो है वह अनमोल है, यानी कि इसका कोई मोल नहीं है। सच्चे मित्रों में विचारों की एकता होती है, यानी कि जो सच्चे मित्र होते हैं उनके विचार भी एक जैसे ही होते हैं, जो मैत्री को प्रगाढ़ करती तथा बालक के विकास में मित्रों का अपना अलग महत्व होता है। यानी कि एक शिशु के जीवन में उसके मित्र का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो वही सच्चा मित्र कुसंगति से बचाने के साथ ही दुख में सहानुभूति दर्शाता है। यानी कि एक सच्चा मित्र वह मित्र होता है जो एक बच्चे को या एक मित्र को किसी बुरे रास्ते पर जाने से रोके तथा उसके दुख में उसका साथ दे, प्रतिकूल समय में मदद करता है। यानी कि जब एक मित्र का समय अच्छा नहीं होता है तो वह मित्र उसकी मदद करता है, वे आगे बढ़ने का हौसला देता है। और एक प्रतिकूल समय में एक सच्चा मित्र वही होता है जो एक मित्र को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करे, ना कि
उसे दुष्प्रभाव के रास्ते पर ले जाए। यानी कि संगति का व्यक्ति पर विशेष प्रभाव पड़ता है, यानी कि जैसी संगति होगी उस पर उसका वैसा ही प्रभाव पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं। यदि बच्चे की मित्रता जिज्ञासु व शांत स्वभाव के बालकों से है तो उसे भी उसके जैसा बनना पड़ता है। धन कमाने की आपाधापी में जब माता पिता अपने बच्चे की गतिविधियों पर नज़र नहीं रख पाते तो बच्चों के अंदर विभिन्न प्रकार की बुराइयां जन्म लेने लगती हैं और कुसंगति को पोषणा मिलती है, यानी कुसंगति को पोषण मिलता है। यानी कि एक माता पिता जब अपने बच्चों के प्रति ध्यान नहीं दे पाते तो बच्चा बुराई के रास्ते पर जाने लगता है, यानी कि वह कुसंगतियों में घिर जाता है। तो वही जिस तरह वर्तमान में हमारा परिवार एवं एक सामाजिक वातावरण प्रदूषित हो रहा है, जिसके कारण हमारा संपूर्ण वातावरण एवं परिवार, समाज, पूरा देश प्रदूषित हो रहा है। उन हालातों में माता पिता को अपने बच्चों की गतिविधियों पर नज़र रखनी चाहिए। यानी कि इसके कहने का तात्पर्य यह है कि प्रत्येक माँ बाप को अपने बच्चों के प्रति ध्यान आकर्षित करना चाहिए, जिससे कि वह बुराइयों के रास्ते पर ना जाए। उनकी प्रत्येक गतिविधि पर माता पिता की नज़र होनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। बच्चे में अवांछनीय बदलाव आने की स्थिति में उसे मित्रवत व्यवहार के द्वारा दूर करने का प्रयास करना चाहिए। अर्थात इसमें कहा गया है कि अगर माता पिता को लगे कि उसका बच्चा एक अच्छे रास्ते पर नहीं चल रहा है तो उसे दंड ना देकर बल्कि एक मित्रवत व्यवहार के द्वारा उनकी समस्त बुराइयों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में कहा है, को ना कुसंगति पाई न साई, अर्थात कुसंगति में कौन खराब नहीं होता। यह भी कहा गया है कि मूर्ख दोस्त से अच्छा विद्वान शत्रु होता है। अर्थात बच्चे के विकास में मित्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यानी कि जो गोस्वामी तुलसीदास जी हैं उन्होंने रामचरितमानस में कहा है कि कुसंगति में कौन खराब नहीं होता, यानी कि एक मूर्ख दोस्त से अच्छा विद्वान शत्रु होता है, क्योंकि वह बच्चे के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो वहीं परिवार के बाद संपर्क का दूसरा सूत्र मित्रों, सहपाठियों और खेल साथियों का होता है। यानी कि एक बच्चे के विकास में एक परिवार का, मित्रों का, सहपाठियों का तथा जो खेल खेल में साथी बनते हैं उनका भी विशेष योगदान रहता है। चलिए आगे देखते हैं। प्याजे और मिड ने सहपाठियों के प्रभाव पर ज़्यादा जोर दिया है। यानी कि जो प्याजे जी हैं और जो मिड हैं, जो कि एक मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने सहपाठियों के प्रभाव पर ज़्यादा जोर दिया है। यानी कि सहपाठियों का प्रभाव सर्वाधिक बच्चे के विकास पर या उसके अधिगम पर पड़ता है। तो वहीं प्याजे जी के अनुसार इस उम्र में जो संबंध होते हैं उनमें प्रजातांत्रिक विचारधारा अत्यधिक प्रभावी होती है। यानी कि जो जिस उम्र में जैसे संबंध बनेंगे उसमें प्रजातांत्रिक विचारधारा भी उतनी ही प्रभावी होगी। एक ध्यान देने बात है यहाँ पर कि अंग्रेजी में सहपाठियों के लिए पियर पद प्रयोग किया जाता है, जिसका अर्थ है समानता। यानी अंग्रेजी भाषा में सहपाठियों यानी कि जो मित्रों के लिए पियर पद का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है समानता, अर्थात मित्र को समान भाव यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। एंथोनी गिडेंस के अनुसार बाल्यावस्था के मित्र लंबे अरसे के गुजर जाने के बाद भी एक दूसरे को पहचानते हैं और उनमें वही घनिष्ठता बनी रहती है जो पहले थी। वे क्षेत्र जहां सामाजिक गतिशीलता ज़्यादा तीव्रता नहीं होती। सहपाठी एक अनौपचारिक क्लिक बनकर रहते हैं। बच्चे समूह के बालकों के साथ जो न केवल हम उम्र के होते हैं बल्कि जिनकी पृष्ठभूमि तथा रुचियां भी प्राय एक जैसी होती हैं, अधिकाधिक समय बिताते हैं। अर्थात जो एंथोनी गिडेंस हैं उन्होंने कहा है कि जो बाल्यावस्था में मित्रता होती है वह बहुत ही अधिक समय तक चलती है और यह मित्रता अत्यंत ही व्यापक रूप ले लेती है। चलिए आगे देखते हैं। तो वही इस समूह को हम दो भागों में बांट सकते हैं, बालकों की क्रीड़ा का समूह तथा किशोरों का समूह। चलिए आगे देखते हैं। बालकों के क्रीड़ा का समूह में रहकर बालक की भाषा एवं
अभिव्यक्ति करने की क्षमता विकसित होने के साथ ही नियमबद्धता, प्रतिस्पर्धा, आलोचना करना, सहना, दूसरों के साथ समायोजन करना, नेतृत्व करने की क्षमता, अनुशासन की आवश्यकता, नियंत्रित रहना, प्रतिरोध, सहयोग आदि गुणों के विकास में भी मदद मिलती है। यानी कि जो बालकों के क्रीड़ा का समूह होता है, उस क्रीड़ा के समूह में एक बालक की भाषा का, अभिव्यक्ति का तथा नियमों का, प्रतिस्पर्धा का, आलोचना करना तथा उनमें सहन शक्ति होना, दूसरों के प्रति समायोजन करना यानी कि एडजस्टमेंट करना, नेतृत्व की क्षमता का विकास करना, अनुशासन की आवश्यकता, नियंत्रित रहना करना, प्रतिरोध या सहयोग आदि गुणों का विकास होता है। तो वहीं वे बच्चे जिनको हम उम्र बालकों के साथ खेलने से मना किया जाता है, यानी कि वहीं जो बच्चे जिनमें हम उम्र के यानी कि जो एक जैसी उम्र के बालक होते हैं, उनको अगर एक साथ खेलने से मना किया जाता है तो उन बच्चों को घर में बंद कर रखा जाता है। ऐसे बच्चे घर या बाहर एकांकीपन का अनुभव करते हैं। यानी कि अगर हम उम्र के बालकों को एक साथ खेलने से मना कर दिया जाए तो वह अपने आप को अकेला समझते हैं, तो अर्थात हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तथा इन बालकों के बारे में जिन्हें घर में रखा जाता है तथा एकांत में रखा जाता है, उनके बारे में कहा जा सकता है कि ऐसे बच्चे अंतर्मुखी, डरपोक, दम्भू, चुप रहने वाले, माता पिता पर अत्यधिक निर्भर, ओढ़े हुए अनुशासन में तथा भीरू बने रहते हैं। अर्थात ऐसे व्यक्ति अंतर्मुखी होते हैं, यानी कि जो अपने आप में ही मगन होते हैं। वह डरपोक प्रवृत्ति के भी होते हैं तथा चुप रहने वाले भी होते हैं, अर्थात ज़्यादा बोलते नहीं हैं। वो माँ बाप पर या अपने जो अभिभावक होते हैं उन पर सर्वाधिक निर्भर रहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। किशोरों के समूह में सामाजिकरण बिना उद्देश्यों के अनौपचारिक रूप से होता है तथा किशोर अपनी स्वेच्छा से मित्रों का चयन करता है। तो वहीं इस समूह के सदस्य समवयस्क होने की वजह से समान स्तर पर व्यवहार करते हैं तथा इस समूह के सदस्यों की रुचियां और हित समान होते हैं। इस समूह के सदस्य राजनीति, धर्म, संस्कृति, साहित्य, पढ़ाई सामग्री, आस पड़ोस, माता पिता, स्त्री पुरुष संबंध आदि विषयों में चर्चा करते हैं। यानी कि जो किशोर समूह के बच्चे होते हैं वह एक समाज में बिना उद्देश्यों के अनौपचारिक रूप से होते हैं तथा किशोर अपनी स्वेच्छा से यानी कि अपनी इच्छा से ही मित्रों का चयन करते हैं। अर्थात उन्हें मित्रों के बारे में अवगत कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, वह अपनी इच्छा से ही मित्रों का चयन करते हैं। जिस प्रकार की उनकी प्रवृत्ति होगी वह उसी प्रकार के मित्र का चयन करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। जिसके माध्यम से उनके दृष्टिकोण का विकास होने के साथ ही उनकी भ्रांतियां दूर होती हैं, आस्थाओं का विकास होता है तथा वे स्वयं को निर्णय कर सकने के योग्य एवं महत्वपूर्ण मानने लगते हैं। यानी कि जब एक मित्र के साथ रहता है तो उनके मध्य रहने से उनके दृष्टिकोण का विकास होता है, यानी कि वो किस प्रकार के सोचते हैं, उनकी समस्त भ्रांतियां भी दूर हो जाती हैं। यानी कि किसी अगर वो भ्रम में हैं तो उनकी भ्रांतियां भी दूर हो जाती हैं। आस्थाओं पर विश्वास भी उन्हें होने लगता है कि भगवान है या नहीं, तथा वे स्वयं निर्णय लेने में भी सक्षम हो जाते हैं। यानी कि जिस कार्य को करने में उन्हें लाभ होगा या हानि होगी तो वे स्वयं इस प्रकार के निर्णय कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर कुछ ध्यान देने योग्य बात है कि बाह्य जगत से संपर्क लायक सामाजिकरण किशोर के समूह में ही होता है, लेकिन इस संपर्क के दो प्रतिकूल प्रभावों की संभावना भी रहती है। पहली है कि पारिवारिक यानी कि परिवार तथा अभिभावकों की जगह मित्रों को प्रधानता देना, मित्रों द्वारा शोषण करना। तो चलिए यहाँ तक हमने देख लिया था मित्रों के बारे में कि मित्र क्या होते हैं, कैसे मित्र होते हैं, एक मित्र दूसरे मित्र की किस प्रकार सहायता करता है तथा मित्र का जीवन में क्या योगदान है तथा क्या महत्वपूर्ण है मित्रता। चलिए आगे देखते हैं। अब जो दूसरा टॉपिक इसमें आता है वह आता है रिश्तेदारी, यानी कि हम जो परिवार और मित्र टॉपिक पढ़ रहे हैं जो कि इकाई 1 के अंतर्गत है, उसमें अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है वह है रिश्तेदारी। तो रिश्तेदारी के बारे में हम देखते हैं कि रिश्तेदारी द्वारा समाज स्वीकृत संबंधों की एक व्यवस्था है। यानी रिश्तेदारी समाज द्वारा स्वीकृत संबंधों की एक व्यवस्था है, यानी कि समाज द्वारा स्वीकृत जो नियम होते हैं उसी के अंतर्गत आती है रिश्तेदारी, जिसका आधार विवाह संबंधों में प्राणी शास्त्रीय स्वरूप से है। यानी कि जो विवाह संबंध होते हैं उसी के अंतर्गत होती है हमारी
रिश्तेदारी। तो कभी कभी प्राणी शास्त्रीय आधार न होते हुए भी समाज द्वारा स्वीकृत संबंध नातेदारी की श्रेणी में आते हैं। यानी कि प्राणी शास्त्रीय के आधार न होते हुए समाज द्वारा जो नियम बनाए जाते हैं वह भी नातेदारी कहें या रिश्तेदारी कहें, उसी के अंतर्गत यह आते हैं। चलिए आगे देखते हैं। जो चार्ल्स बिनेट महोदय हैं, यानी कि जो चार्ल्स बिनेट महोदय हैं, यह रिश्तेदारी के बारे में क्या कहते हैं। तो रिश्तेदारी व्यवस्था में समाज द्वारा मान्यता प्राप्त वे संबंध आ सकते हैं। यानी कि इन्होंने कहा है कि रिश्तेदारी व्यवस्था में समाज द्वारा मान्यता प्राप्त, यानी कि जो समाज में मान्य हों वह संबंध आते हैं जो कि माने हुए एवं रुधिर संबंधों पर आधारित हों, चाहे वह एक दूसरे से रिश्ता जोड़कर पैदा हुए हों, चाहे उनमें रक्त संबंध हो, उसके आधार पर होते हैं। तो वहीं लेवी स्ट्रॉस के अनुसार, यानी कि एक और मनोवैज्ञानिक हैं लेवी स्ट्रॉस, ये क्या कहते हैं रिश्तेदारी के बारे में। तो ये कहते हैं कि रिश्तेदारी प्रणाली वंश अथवा रुधिर संबंधी कर्म विषयक सूत्रों से ही निर्मित नहीं होती, जो कि व्यक्ति को मिलती है। यह मानव चेतना में विद्यमान रहती है। यह विचारों की निरंकुश प्रणाली है। यानी कि लेवी स्ट्रॉस ने कहा है कि रिश्तेदारी रुधिर संबंधों से ही निर्मित नहीं होती, बल्कि यह एक मानवता पर आधारित होती है। चलिए आगे देखते हैं। जिस तरह बच्चे पर परिवार का प्रभाव पड़ता है, उसी तरह रिश्तों का भी प्रभाव पड़ता है। माता पिता, भाई बहन व अन्य सदस्यों के संपर्क से रिश्तों का उदय होने लगता है। बालकों में विभिन्न पारिवारिक संबंधों की समझ आने लगती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि रिश्तों पर रक्त संबंध का प्रभाव ही नहीं पड़ता, जैसे कि माता पिता, भाई बहन व अन्य सदस्यों के संपर्क से रिश्तों का उदय होने लगता है। यानी कि जो माता पिता में रिश्ते होते हैं, भाई बहन में रिश्ते होते हैं, माँ बाप में रिश्ते होते हैं, उन्हीं को हम रिश्तेदारी कहते हैं। तो वहीं अगर हम इसके बारे में कहें कि बालक जन्म से लेकर मृत्यु तक अनेक व्यक्तियों और संबंधियों के साथ घिरा रहता है, जिनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण संबंध वैवाहिक संबंध व रुधिर संबंध माने जाते हैं। यानी कि हम कहें कि जब एक शिशु का जन्म होता है और जन्म के पश्चात मृत्यु तक वह अनेक व्यक्तियों तथा संबंधियों से अपनी रिश्तेदारी करता है। अगर हम यूँ कहें कि रिश्तेदारी शब्द पर अगर सबसे ज़्यादा किसी का प्रभाव पड़ता है तो वह पड़ता है वैवाहिक संबंध। यानी कि जब व्यक्ति का विवाह हो जाता है तो उसके बाद ही उसकी रिश्तेदारी जीवन पर्यंत चलती है। वहीं पर रुधिर संबंधों को भी इस रिश्तेदारी के अंतर्गत सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना गया है। जन्म के तुरंत बाद बच्चे माता पिता, भाई बहन तथा विभिन्न संबंधियों के वंशक्रम से जुड़ जाते हैं। यानी कि एक बच्चे का जन्म होता है तो उसके बाद वह अपने माता पिता, भाई बहन तथा विभिन्न जो कि परिवार के सदस्य होते हैं उनके साथ जुड़ जाता है। चलिए आगे देखते हैं। तथा नातेदारी व्यवस्था में पदों व भूमिकाओं से संबंधित हो जाते हैं। तो वहीं पिता से संबंधित पक्ष के रिश्तेदार ज़्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं, जैसे पिता, चाचा, ताऊ, बाबा आदि का रिश्तेदारी में उच्च स्थान होता है। यानी कि जब एक बच्चे का जन्म होता है तो उसके पश्चात जो रिश्तेदारी पक्ष का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष होता है वह पिता पक्ष से ही माना गया है। यानी कि पिता का जो भाई होता है, चाचा, ताऊ, बाबा इत्यादि जो पिता पक्ष के रिश्तेदार होते हैं उन्हें सर्वोच्च या उच्च स्तर पर रखा गया है। जबकि इसके विपरीत मात्र स्थानीय परिवारों के वंशक्रम में माता के पक्ष के रिश्तेदार आते हैं। यानी कि जो माता के पक्ष के रिश्तेदार होते हैं वह बाद में आते हैं, जैसे कि माता, नाना नानी, मामा। अर्थात हम यूँ कहें जो माता पक्ष के रिश्तेदार होते हैं जैसे कि हमारी माँ हुई, नाना नानी हुए, मामा हुई, हमारी मामी हुई, वह दूसरे स्थान पर आते हैं। अगर रिश्तेदारी की हम बात करें तो रिश्तेदारी में गोद लिए हुए बच्चे भी शामिल होते हैं। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति का रक्त संबंधी हो, अगर किसी बच्चे को गोद ले लिया जाता है तो वह भी एक रिश्तेदारी के अंतर्गत आता है। चलिए आगे देखते हैं। दो या दो से अधिक भिन्न लिंगीय व्यक्तियों का स्थायी रूप से यौन संबंध स्थापित करने, यानी कि दो विभिन्न लिंग वाले व्यक्तियों का स्थायी रूप से यौन संबंध जब उनमें स्थापित हो जाते हैं तो बच्चे की उत्पत्ति और उनके पालन पोषण की समाज
स्वीकृति विधि विवाह है। यानी कि जब दो विभिन्न लिंग वाले यानी कि अलग अलग लिंग वाले जब व्यक्तियों का विवाह हो जाता है, यानी कि उनमें जब यौन संबंध स्थापित हो जाते हैं, उसके द्वारा एक बच्चे की उत्पत्ति होती है तथा उनका पालन पोषण समाज द्वारा स्वीकृत हो जाता है, जिसे हम विवाह कहते हैं। यानी कि एक विवाह के पश्चात ही दो विभिन्न लिंग वाले व्यक्ति आपस में यौन संबंध स्थापित कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। सामाजिक स्वीकृति के आधार और नियम अलग अलग समाजों में अलग अलग प्रकार के होते हैं। यानी कि सामाजिक स्वीकृति के आधार पर हम देखें तो जो समाज के नियम होते हैं वे अलग अलग समाज में अलग अलग प्रकार के बनाए गए हैं। यानी कि हमारी भारतीय समाज में भी अगर हम देखें तो विभिन्न प्रकार के नियम हैं। तो वहीं रिश्तेदारी सामाजिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मान्य सामाजिक संबंध है। अर्थात जो रिश्तेदारी होती है वह सामाजिक उद्देश्यों से प्राप्त है, जिसे मान्य सामाजिक संबंध कहा गया, यानी कि जो समाज में मान्य है। चलिए आगे देखते हैं कुछ ध्यान देने योग्य बात। रिश्तेदारी व्यवस्था प्राकृतिक रूप से विकसित व्यवस्था नहीं है। यानी कि जो रिश्तेदारी व्यवस्था है वह प्राकृतिक रूप से व्यवस्थित नहीं है। यद्यपि विवाह और परिवार के आधार पर रिश्तेदारी का निर्माण होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि विवाह के पश्चात ही रिश्तेदारी जन्म लेती है। यानी कि बिना विवाह के रिश्तेदारी होना असंभव है। यानी कि जो रक्त संबंध बढ़ेगा, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी का स्थानांतरण होगा, अगर विवाह नहीं होगा तो वह भी होना असंभव है। यानी कि विवाह को एक महत्वपूर्ण स्थान माना गया है, परंतु सामाजिक मान्यताओं के अनुरूप इनमें अंतर होता है तथा परिवार और विवाह के बाहर के लोग को भी इसमें शामिल किया जा सकता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि इसके अंतर्गत एक परिवार में या एक रिश्तेदारी में विवाह के बाहर के लोग यानी कि जो अन्य रिश्तेदार होते हैं उन्हें भी रिश्तेदारी के अंतर्गत शामिल किया गया है। ऐसा नहीं है कि विवाह करके ही रिश्तेदारी हो, वरन जो विवाह के पश्चात जो रिश्ते होते हैं वह भी रिश्तेदारी के अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे देखते हैं। परिवार व विवाह से संबंधित रिश्तों को सामान्यतः दो भागों में बांटा जा सकता है। यानी कि एक परिवार व विवाह से जो संबंध बने हैं उनको दो भागों में बांटा गया है। एक होता है रुधिर संबंधी रिश्ते, एक होता है विवाह संबंधी रिश्ते। यानी कि जो रक्त संबंध के रिश्ते होते हैं, यानी कि हमारे पिताजी के हम बच्चे हैं तो हमारा उनमें रक्त का संबंध है, और जो हमारे पिताजी हैं और जो हमारी मम्मी हैं उनके बीच में विवाह का संबंध है, ना कि रक्त का संबंध। चलिए आगे देखते हैं। जन्म लेते ही बालक परिवार के सदस्य के रूप में अनेक संबंधियों से जुड़ जाता है। यानी कि एक बच्चे का जब जब जन्म होता है तो उसके पश्चात वह शिशु समाज के तथा हमारे परिवार के विभिन्न संबंधों से जुड़ जाता है। तो वहीं माता पिता भाई बहन आदि संबंध रुधिर संबंधी रिश्तों के अंतर्गत आते हैं। जब एक शिशु का जन्म होता है तो उसके अंतर्गत आने वाले रिश्ते जैसे कि माता पिता का रिश्ता, भाई बहन का रिश्ता, तो वह रिश्ते एक विवाह संबंधी रिश्ते ना होते होकर बल्कि एक रक्त संबंधी रिश्ते के अंतर्गत आते हैं। कई जनजातियों में बहुपति विवाह प्रथा का प्रचलन है और जरूरी नहीं है कि पिता से संतान का जन्म हुआ हो। यानी कि कई जनजातियां ऐसी होती हैं जिसमें बहुपति विवाह की प्रथा प्रचलित है, यानी कि एक पत्नी के कई पति हो सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो जो ये प्रथा है, इस प्रथा के अनुरूप संतान को सभी पतियों का मान लेते हैं अथवा किसी रस्म के अदा करने पर संतान को संबंधित कर्म करने वाले का मान लिया जाता है। गोद लिया हुआ बच्चा रुधिर संबंधी रिश्तों में ही आता है। अर्थात हम यूँ कहें कि जो गोद लिया हुआ बच्चा होता है वह भी रक्त संबंधी रिश्तों के अंतर्गत ही आता है। जबकि ऐसा होता तो वास्तव में नहीं है, लेकिन हमारी भारतीय समाज में जो गोद लिया हुआ बच्चा होता है उसे भी रक्त संबंध के अंतर्गत ही माना जाता है। माता पिता के संबंधियों के अलावा विवाह करने के पश्चात पुरुष और महिला ससुराल के रिश्ते नातेदारों से जोड़े जाते हैं। यानी कि माता पिता के संबंध विवाह के पश्चात पुरुष और महिला ससुराल के रिश्तेदार, उनके रिश्ते जो होते हैं वह महिला ससुराल के रिश्ते से जोड़ दिए जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। वहीं सास ससुर, ननंद भाभी, देवर जेठ, जीजा साली साला आदि रिश्तों को विवाह संबंधी रिश्तों में शामिल किया जाता है।
यानी कि जो विवाह संबंधी रिश्ते होते हैं उसके अंतर्गत सास ससुर आते हैं, ननद भाभी आती हैं, देवर जेठ आते हैं, जीजा साली आती हैं, आदि रिश्तों को विवाह संबंधी रिश्तों के अंतर्गत शामिल किया गया है। नातेदारी व्यवस्था प्रथागत कानून का आधार है, यानी कि जो नातेदारी कहें चाहे रिश्तेदारी कहें, यह व्यवस्था कानून के आधार पर ही मानी जाती है। ऐसा नहीं है कि इसे कानून से मान्यता प्राप्त ना हो, यह सभी कानूनी गतिविधियों के आधार पर ही होती है। जब राज्य और आधुनिक कानून नहीं थे तब भी समाज था, तो वहीं परिवार और विवाह की व्यवस्थाएं नातेदारी से ही संबंधित रहीं। नातेदारी व्यवस्था सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना को प्रोत्साहित करती है तथा ये संबंध प्राथमिक होते हैं, तो वहीं प्रत्येक सदस्य एक दूसरे से अपनत्व की भावना के साथ जुड़ा रहता है। यानी कि जो प्रत्येक संबंध होता है वह एक दूसरे के साथ अपने की भावना के साथ जुड़ा रहता है, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति में अपनापन देखने को मिलता है। चलिए आगे देखते हैं। और एक दूसरे के साथ पारस्परिक सहयोग के लिए तत्पर रहते हैं, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति जो हमारे परिवार का या हमारे रिश्तेदारी का सदस्य होता है वह एक दूसरे के सहयोग के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, चाहे वह किसी अच्छे कार्य के लिए हो चाहे वह किसी बुरे कार्य के लिए हो। तथा हम आगे देखते हैं इसी के बारे में। तथा यही कारण है कि सामाजिक के साथ साथ आर्थिक व राजनैतिक हितों के लिए वर्तमान में रिश्तेदार अधिक संगठित हुए हैं। अर्थात समाज एक कारण ना होते हुए भी, चाहे वह आर्थिक कारण हो चाहे वह राजनीतिक कारण हो, इसके अंतर्गत भी रिश्तेदार अधिक सुदृढ़ तरीके से एक साथ जोड़े गए हैं, यानी कि संगठित हुए हैं। चलिए आगे देखते हैं। रिश्तेदारी वंशक्रम और विवाह संबंधी तथा बनाए गए रिश्तेदारों के उत्तराधिकारी की सुनिश्चित व्याख्या करके परस्पर संबंधित रिश्तेदारों की आर्थिक समस्या का समाधान करने के साथ ही व्यक्ति की विषम परिस्थितियों में सुरक्षा प्रदान कर उसे मानसिक संतुष्टि प्रदान करती है। चलिए आगे देखते हैं। तो वहीं विवाह के पूर्व और पश्चात विवाहितों के वंश और गोत्रों के अनुरूप रिश्तेदारी की व्यवस्था उत्तराधिकारी की व्याख्या करती है, यानी कि विवाह संबंधी जितने भी रिश्ते किए जाते हैं वह एक वंश को देखते हुए या गोत्रों को देखते हुए उसी के अंतर्गत रिश्तेदारी की जाती है। रिश्तेदारी व्यवस्था में समाज में व्यक्ति के पद और भूमिका का निर्धारण करने के साथ ही जन्म के साथ गोद लेने वैवाहिक संबंधों में किस व्यक्ति का रिश्तेदारी के क्रम में कौन सा स्थान होगा, यह पूर्व निश्चित रिश्तेदारी के नियमों के अनुरूप ही होता है। यानी कि उस रिश्तेदार का उस रिश्तेदारी में कौन सा क्रम होगा, यानी कि कौन सा स्थान होगा, यह उस रिश्तेदारी के पूर्व में ही सुनिश्चित कर लिया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। तो वहीं मातृसत्तात्मक और पितृसत्तात्मक परिवारों में रिश्तेदारों के अलग अलग पद व भूमिका होती है, यानी कि जो मातृसत्तात्मक परिवार होते हैं यानी कि यहाँ पर माता की चलती है, और जो पितृसत्तात्मक परिवार होते हैं यानी कि यहाँ पितृ पक्ष की चलती है, वहीं पर रिश्तेदारी को अलग अलग पद व भूमिका में रखा गया है। चलिए आगे देखते हैं। चाचा मामा सास ससुर भाभी फूफी के पदों में विभिन्नता, यानी कि जो भिन्नता होती है वह रिश्तेदारी के द्वारा निश्चित की गई है तथा इन्हीं के अनुसार सभी रिश्तेदारों को अपनी भूमिका का निर्वहन करना होता है। यानी कि जो जितने भी रिश्तेदार होते हैं जैसे कि मामा सास ससुर भाभी बुआ फूफा, सभी को अपनी अपनी रिश्तेदारी के अनुरूप अपनी भूमिकाओं का निर्वहन करना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं कि परिवार ही बालक के सामाजिकरण का पहला स्थान होता है। यानी कि जब एक बालक का सामाजिकरण होता है यानी कि विकास होता है, या चाहे वह अधिगम के रूप में हो चाहे वह सामाजिकरण या सीखने के रूप में हो, तो एक शिशु का जो सामाजिकरण होता है वह सर्वप्रथम एक परिवार में ही होता है। अर्थात हम यूँ कहें कि एक बालक का वैसा ही सामाजिकरण होगा, यानी कि वह उसी प्रकार से सीखेगा जिस प्रकार का उसका परिवार होगा। चलिए आगे देखते हैं। यहीं पर बालक परिवार के बड़े लोगों के आचरण एवं व्यवहार का अनुसरण करना सीखता है। यानी कि एक बालक जो होता है वह परिवार के बड़े लोगों का आचरण, यानी कि जो बड़े लोग होते हैं उनका व्यक्तित्व कैसा है, उनका आचरण कैसा है, उन्हीं के व्यवहार का अनुसरण करता है तथा उसी अनुसरण को वह सीखता है। बुजुर्गों का सम्मान एवं सहयोग, बालक बालिका में अंतर, लिंग के आधार पर कार्यों का बंटवारा, किसी के प्रति अपेक्षा का व्यवहार व बाल विवाह हमें नहीं करना चाहिए। अर्थात
इन सभी आचरणों या व्यवहार का सम्मान करते हुए हमें बुजुर्गों का सहसम्मान करना चाहिए तथा उनके प्रति हमेशा सहयोग की भावना रखनी चाहिए तथा एक परिवार में किसी भी व्यक्ति, शिशु, बालक या बालिका का हमें बाल विवाह नहीं कराना चाहिए। परिवार की सामाजिक स्थिति का सीधा संबंध बालक के सामाजिक विकास से होता है। यानी कि जो परिवार की सामाजिक स्थिति होती है उसका सीधा संबंध अगर हम देखें तो एक बालक के विकास से होता है, जो कि जन्म के साथ ही प्रारंभ होता है तथा जीवन पर्यंत, यानी कि हम यूँ कहें कि जब तक एक व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो जाती तब तक सामाजिकरण उस बालक या शिशु में होता रहता है। अर्थात हम कहें कि परिवार का एक महत्वपूर्ण ही योगदान है एक व्यक्ति के सामाजिकरण में। तो वहीं परिवार में बालकों का स्वास्थ्य एवं शरीर रचना अपने माता पिता पर निर्भर करती है, अथवा दुर्बल माता पिता की दुर्बल संतान तथा स्वस्थ माता पिता की स्वस्थ संतान। यानी कि जैसे माता पिता होंगे उनकी संतान भी वैसी ही होगी। अर्थात हम यूँ कहें कि अगर माता पिता दुर्बल हैं तो उनकी संतान जो होगी, यानी कि दुर्बल माता पिता से जिस संतान की उत्पत्ति होगी वह भी दुर्बल होगी। अगर माता पिता स्वस्थ हैं तो उनकी जो संतान की उत्पत्ति होगी तो वह भी स्वस्थ होगी। अर्थात हम कहें कि परिवार ही बालक की उचित शारीरिक विकास के लिए परिवार से प्राप्त प्रेम एवं सुरक्षा की भावना बहुत महत्वपूर्ण होती है। अर्थात हम कहें कि परिवार ही बालक के उचित शारीरिक विकास में, यानी कि एक बालक के संपूर्ण विकास में एक परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। चलिए आगे देखते हैं। शारीरिक विकास के लिए खेल और व्यायाम की सभी सुविधाएं परिवार द्वारा ही बालक को प्रदान की जाती हैं। यानी कि शरीर के विकास से जुड़ी जितनी भी सुविधाएं होती हैं, चाहे वह खेल के रूप में हो, चाहे वह व्यायाम के रूप में हो, चाहे वह अधिगम के रूप में हो, जितनी भी सभी सुख सुविधाएं होती हैं वह एक परिवार द्वारा ही एक बालक को प्रदान की जाती हैं। तो वहीं बालक के मानसिक क्षमताओं और उसके वंशक्रम तथा भाषा विकास पर निर्भर करती है। वहीं बालक की अगर हम मानसिक क्षमताओं को देखें, यानी कि एक शिशु में किस प्रकार की क्षमता होगी, किस प्रकार की अभिरुचि होगी, यानी कि वह किस प्रकार सोचता है, किस ओर अग्रसर होता है, यानी कि वह किस कार्य में अत्यधिक रुचि देता है। तो इसका सबसे महत्वपूर्ण कारक एक वंशक्रम को ही माना गया है। वैसे वातावरण का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है इसमें। चलिए आगे देखते हैं। माता पिता की शिक्षा का भी बालक की मानसिक क्षमता पर प्रभाव पड़ता है। यानी कि अगर माता पिता अगर शिक्षित होंगे, जितने अधिक शिक्षित होंगे उनका शिशु भी उतना ही अधिक शिक्षित होगा। क्योंकि भाषा विकास के अंतर्गत चॉम्स्की कहते हैं कि एक शिशु जब जन्म लेता है तो वह भाषा विकास उसमें जन्म से ही होता है। यानी कि वह जन्म लेते हुए ही भाषा के बारे में जानता है। अर्थात एक माता पिता का शिक्षित होना भी उतना ही अनिवार्य है। चलिए आगे देखते हैं। परिवार में अच्छे संबंध तथा आनंद और स्वतंत्रता का वातावरण बालक पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। यानी कि एक परिवार में जितने अच्छे संबंध होंगे, जितनी अच्छी सकारात्मकता होगी, जितना ज़्यादा उस परिवार में आनंद होगा, तो उस प्रकार के वातावरण में बालक पर भी अत्यधिक सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं। तो वहीं अगर हम कहें कि अच्छी आर्थिक स्थिति वाले परिवार में बालकों को पौष्टिक भोजन, शिक्षा का उचित वातावरण तथा खेल एवं मनोरंजन के अवसर प्रदान होते हैं। यानी कि अगर हम कहें कि जितना अच्छा सक्षम परिवार होगा, चाहे वह आर्थिक स्थिति के आधार पर हो, चाहे वह किसी भी वातावरणीय आधार पर हो, अगर जैसा वातावरण होगा तो उसके अंतर्गत उस बालक का विकास भी उतना ही अच्छा होगा। चाहे वह शिक्षा के क्षेत्र में कहें, चाहे उसे हम एक मनोरंजन के क्षेत्र में कहें, तो एक बालक को उतने ही अच्छे अवसर प्राप्त होंगे जैसा कि उसका वातावरण होगा। अगर एक परिवार का नकारात्मक प्रभाव है, यानी कि एक परिवार का दृष्टिकोण नकारात्मक नज़रिए का है, यानी कि एक परिवार का माहौल अगर ख़राब है तो उस पर एक बच्चे के जो विकास होता है उस पर भी उसका उतना ही विपरीत प्रभाव पड़ता है। यानी कि एक सकारात्मक अगर प्रभाव वाला एक परिवार है, अच्छा परिवार है, तो वह बालक के जीवन पर्यंत विकास में अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो मित्रों, मैं आशा करता हूँ कि आपको जो परिवार और मित्र इकाई एक है, जो कि
हमारा पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसके अंतर्गत आज हमने मित्रों के बारे में देखा, रिश्तेदारी के बारे में देखा कि रिश्तेदारी कैसी होती है, किस प्रकार के रिश्ते हमारे भारतीय समाज में बनाए गए हैं, किस प्रकार के मित्र होते हैं, उन सब के बारे में बड़ी ही गहराई से और विस्तृत रूप से अध्ययन किया है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको यह अच्छे से समझ में भी आया होगा। और इसके बारे में मैं कहूँ कि मैंने जितना हो सका है उतना आपको समझाने का प्रयास किया है। तो इसके बाद में जो हमारी अगली क्लास होगी वह इसी परिवार और मित्र टॉपिक के जो आगे का पाठ्यक्रम है, जैसे कि पेड़ पौधे होते हैं, उनके बारे में हम विस्तृत तरीके से अध्ययन करेंगे। चलिए मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।